आज के शो में शहर कराची में दहशतगर्दी का खौफनाक मंसूबा बेनकाब, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जैसा जदीद असला अजीजाबाद में कैसे? इसमें लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है। कराची पुलिस चीफ का एक सियासी जमात की तरफ वाज़े इशारा। मनी लॉन्ड्रिंग फर्द जुर्म, क्या बानी एमक्यूएम का बाब खत्म? मसला कश्मीर पर जमाते एक सफ पर, इमरान खान के मौकिफ की मंतक क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज सनसनीखेज इंकशाफात एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर साहब कुछ देर कबल कर रहे थे। रेड एक हुई अजीजाबाद लाल किला ग्राउंड के बहुत पास, और उस रेड के दौरान जो फुटेजेस हमने देखे जिसमें एक वाटर टैंक के अंदर से 120 गज के घर से असला बरामद हुआ। ये असला मामूली असला नहीं है, ये असला खतरनाक किस्म का असला था। इस तफसीलात जिसकी हम आपको आगे बताएंगे भी, जिसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इसके अंदर SMGs, बजूकाज, इसके साथ रॉकेट लॉन्चर्स और हर तरह का वो खतरनाक असला जो कराची शहर को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये तमाम असला यहां से बरामद हुआ। कुछ तफसीलात इसकी बताते चलें आपको, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी एक क्लिप भी सुनाऊंगा, लेकिन इसमें कहा गया कि दहशतगर्दी का एक खौफनाक मंसूबा कराची शहर के लिए बनाया गया था, और यह मंसूबा आशूरा यानी 9 और 10 मुहर्रम को भी सामने आ सकता था। इसमें कहा गया कि एक मकान के पानी के टैंक के अंदर ये छापा मारा पुलिस ने, जिसकी फुटेजेस हम आपको दिखा भी रहे हैं और दिखाते रहेंगे प्रोग्राम में। बरामद किए गए असले में एंटी टैक माइन भी शामिल थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल थे, LMG, SMG, क्लैशनकोव, रॉकेट लॉन्चर्स, बजूकास, G3 राइफल्स बरामद हुई, छोटे बड़े रॉकेट, दीगर हथियार और गोलियां बरामद हुई। असला तखरीब कारी की किसी बड़ी वारदात के लिए छुपाया गया था। बरामद किए जाने वाला असला सियासी जमात का है, पुलिस हुकाम ने कहा है, और कार्रवाई के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मकान 2 साल पुराना पानी का बिल भी मिला मकान से, जो कि किसी शेख नई मुल्ला के नाम पर है। खैर, ये अजीजाबाद का इलाका है, सब जानते हैं किसका गढ़ है ये, और मुश्ताक मेहर साहब ने कुछ लिंक्स, कुछ हिंट्स और बताए हैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। वो जरा सुने, फिर हम आपको अपने गेस्ट से भी मिलवाते हैं। मुश्ताक मेहर साहब कुछ देर कबल ये सनसनीखेज इंकशाफात इस असले के हवाले से उन्होंने क्या किए कराची शहर के हवाले से। लेट्स हियर दैट फर्स्ट। ताखीर थोड़ी सी इस वजह से हुई कि इतनी बड़ी मिकदार में कि उसकी काउंटिंग करते करते जो है ना वो अभी तक सिलसिला जारी है। जो तफसील हम आपको दे रहे हैं ये यूं समझे कि अप्रॉक्सीमेटेड पार्टी मुलविस से, और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने खरीदा था और किसने छुपाया था और आखिरकार मकसद क्या था। इसकी तफ्तीश अभी जारी है। असला जो है वो आपको पता है भत्ताखोरी और दूसरे जो नाजायज़ काम होते थे, चाइना कटिंग वगैरह, उन पैसों से खरीदा गया। और इसमें लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है, और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। लफ्ज ब लफ्ज अगर मुश्ताक मेहर साहब की गुफ्तगू हम समझें तो बहुत ही बड़ी दहशतगर्दी प्लान की गई, क्योंकि यह असला बहुत ज्यादा मिकदार में और इंतहाई खतरनाक था। मेरे साथ इस वक्त मुमताज सियासतदान जनाब सरदार नबील गबोल साहब मौजूद हैं। कराची की सियासत को गहरा समझते बड़े, और हुसन कुछ अरसे रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी। नबील गबोल साहब, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने। नबील गबोल साहब, ये मुश्ताक मेहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और हम सब ने भी देखी। ये असले के फुटेज हम दिखा रहे हैं, टैंक के अंदर से 5 ट्रक असला निकल रहा है। नबील गबोल साहब, ये आपको सरप्राइज लग रहा है या आप समझते हैं कि वाकई में अजीजाबाद के इलाके में यही ढेर लगा था असले का? नबील गबोल साहब। देखें, मैं तो शायद आप 1 साल पहले मैंने ये बात कही थी, और बल्कि जब मैं MNA था मैंने कौमी असम्बली में खिताब में कहा था
कि कराची के अंदर 5,000 घर ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म का असला है। और मैंने ये बात पहले अभी कोई 1 महीने पहले भी कही थी कि कराची के कब्रिस्तानों में भी ढूंढें, वहाँ पर भी आप लोगों को जो है दफन शुदा जो है असला मिलेंगे। ये असला जो मैं समझता हूँ 100% MQM का असला था, और मुश्ताक मेहर ने MQM का नाम न लेते हुए सब कुछ बता दिया कि लंदन से था, साउथ अफ्रीका से था। और ये असला इतनी बड़ी तादाद में मैं समझता हूँ था कि ये कराची के अमन को तबाह करने के लिए एक प्लानिंग MQM ने कर रखी थी, जिसको फेल किया हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। और वो फेल किस तरह किया कि जो इसको चलाने वाले बंदे हैं वो मारे गए या भाग गए या पकड़े गए, तो असला बच गया। और ये असला MQM के एक बहुत बड़े लीडर के इंफॉर्मेशन में था कि ये असला जो है ये कहाँ छुपा है। और पता नहीं किस तरीके से, या तो उस लीडर ने बता दिया था कि इस घर में असला आपको मिल जाएगा, या कुदरती जो मैंने बातें सुनी है कि पुलिस का एक रेड हुआ किसी एक टारगेट किलर के पीछे, और वहाँ पर वो उससे छुपने की कोशिश की उस घर में। और फिर जब घर के तलाशी ली तो और इस टैंक की तलाशी ली, वहाँ से असला मिला। बहरहाल जिस तरीके से मिला, ये बहुत बड़ा कारनामा है सिंध पुलिस का, मैं समझता हूँ, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का। और इस तरह तो ये तो सिर्फ 2% मैं कहूँगा कि असला मिला है। अभी तो बाकी जो है 98% असला जो छुपाए गए हैं MQM के, जो कि रॉ ने दिए थे MQM को कराची के हालात ख़राब करने के लिए, अभी तो ऐसे असला बहुत पड़े हुए हैं। तो वो साहब, ये असला जिसकी आप बता रहे हैं MQM की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सी MQM की हम बात कर रहे हैं? और मुश्ताक मेहर साहब ने लंदन और साउथ अफ्रीका का हवाला दिया है। धड़ाबंदी हो चुकी है, एक PSP है, एक MQM लंदन है, एक MQM पाकिस्तान है। और किस लीडर को पता था? MQM पाकिस्तान के लीडर को पता था, MQM लंदन के लीडर को पता था। क्या फारूक सत्तार की MQM ये प्लान कर रही थी 9-10 मुहर्रम के दिन ये बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा? कौन सी MQM को की तरफ हम इशारा, या मुश्ताक मेहर साहब ये लंदन अलग है, पाकिस्तान अलग है, या नूरा कश्ती है? ये भी तो समझाएं आवाम को कौन सी MQM की आप बात कर रहे हैं नबील कबूल साहब। यार मेरे लिए, मेरे नज़र में MQM एक ही है, चाहे लंदन हो या पाकिस्तान हो, समझे ना, MQM एक ही है। और अभी चूँकि अपनी सियासत को बचाने के लिए या अपनी पार्टी को बचाने के लिए अलग हो गए हैं, वो तो अभी हुए हैं, लेकिन ये कल तक एक ही थे। और ये जब ये असला अभी का नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा। ये काफ़ी अरसे से ये असले जो है यहाँ कराची के इलाके में जो है ये जमा कर रहे। ये मुझे इतना याद है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के हवाले से भी मैंने अपने तकरीर में कही थी। ये उस ज़माने में आज से कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स जो है ये पकड़े भी जा रहे थे और छुपाए भी जा रहे थे। तो उस वक्त के जो MQM, जो आज के MQM पाकिस्तान हो गया, उनको सब पता था। उस वक्त के MQM जो PSP में चले गए, अनीस कायम खानी, उनको भी पता था। तो ये किसी ने मेहरबानी की है हम पर कि उसने ये इतला दी है, किसी न किसी अच्छे शख्स ने मेहरबानी की है, शराफत से की या तो डंडा खा के की है, लेकिन उसने मेहरबानी की कि ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कि MQM पाकिस्तान का असला था, MQM लंदन का असला था, ये अल्ताफ हुसैन का असला था। अच्छा। अल्ताफ हुसैन ने रखा था, और अल्ताफ हुसैन को जो पैसे मिलते थे वो उस पैसे से जो है ठीक ठाक असले उससे खरीदे थे। और वो अपने कारकुनों को हमेशा कहता था कि एक दिन आएगा कि हमें पाकिस्तान के जो है इदारों से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें असले की ज़रूरत है, इसलिए असला खरीदो। तो इनके पास असला बहुत है, लेकिन अब चलाने वाले जो है वो बाकी नहीं रहे। और ये क्रेडिट सारे हमारी रेंजर्स को जाती है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जाती है। अच्छा नबील साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि MNA तो आप भी रहे और आप कह रहे हैं किसी ने नहीं करके बताया है, तो वो नाम, क्योंकि आपने एक लीडर का हवाला भी दिया था। खैर मजीद तफसीलात पे इस पे यकीनी तौर पे हम बात आगे चलकर भी करेंगे। आपने इससे पहले कई बार कहा है कि जी अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत खत्म हो चुकी है, तो और खुसूसन फर्द जुर्म का जिक्र किया, मनी लॉन्ड्रिंग की। उस हवाले से आज क्या डेवलपमेंट है नाज़रीन से शेयर करेंगे, बेनकाब करेंगे कुछ और अहम पहलुओं को। फिर इमरान खान साहब की बात भी होगी, जिसकी बाद नबील कबूल साहब ने यह कहा है कि PTI मुस्ताफी होनी है 30 अक्टूबर से पहले। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था, वो आखिरकार उन्होंने क्यों कहा था, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। देखते रहेगा अब तक।
ऐसे जराइम है जिनको अक्सर एमकेएम के साथ जोड़ा जाता है। नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सरदार नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कराची की सियासत पर गहरी नजर और वसी तजुर्बा। लेकिन आज हम असले पे बात बिलखुसूस स्टार्ट की। हमने कराची से इतनी बड़ी खेप असले की, आखिरकार जंग होनी थी, क्या होना था, प्लानिंग क्या थी, ताल्लुक एमक्यूएम से है, पुलिस इशारा कर रही है, नबील कबूल साहब कुछ और इंकशाफात कर रहे हैं। नबील कबूल साहब, जानते बहुत लोग थे जो आज एमक्यूएम पाकिस्तान में है, एमक्यूएम या पीएसपी में है या एमक्यूएम लंदन में है। अब उनमें से कुछ लोग तो आज असेंबली में बैठे हुए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार असेंबली में बैठे हुए हैं। वजीर आजम से कल मुलाकात कर रहे थे नबील कबूल साहब। और इतना बड़ा अगर जुर्म में वो शरीक हैं क्योंकि उनको पता था और वो खामोश थे, तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कानून को हरकत में किस तरह आना चाहिए नबील कबूल साहब, या उनको ऐसी माफ कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के ला ताल्की का ऐलान कर लिया, सो कॉल्ड ला ताल्की? नबील कबूल साहब देखिए, अफसोस ये है कि मैंने जो सुना है कि इसाक डार साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एमक्यूएम को काबीना में हुकूमत में लिया जाए, और फारूक सत्तार के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि ये दो वजारत जो है, वफाकी वजारत जो है वो एमक्यूएम को दिया जाए। तो ये बहुत नहायत ही अफसोसनाक बात है कि एक तरफ जो है आपको पता है कि एक दहशतगर्द पार्टी जिसने रॉ से फंड लेकर कराची के हालात ख़राब कराए, अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाते तो कोई एहसान हम पर नहीं करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना तो उनका फ़र्ज़ है। उस पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे के वजह से अगर कोई ये समझता है कि वो ड्राई क्लीन होकर साफ़ सुथरा होकर बैठे हैं तो ये गलत बात है, इस पर उंगलियां उठेंगी। मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, चाहे वो किसी भी जमात का हो, चाहे वो पाकिस्तान एमक्यूएम का हो, चाहे वो लंदन का हो, वो आप देखें कि आज से 1 महीने पहले ये एक ही थे। हो सकता है कि जो ये असले का ढेर पकड़ा गया है वो इंफॉर्मेशन भी एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी सीनियर रहनुमा ने दिया हो। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है आप किसी को मौका दे रहे हैं कि वो सही रास्ते पर आए, लेकिन उनका एहतसाब तो होना चाहिए। और जिस तरीके से आज मुश्ताक मेहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो साफ लग रहा है कि वो जो है जो बड़ा नाम कह रहे हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बड़ा नाम ये लंदन वाला होता तो ये फौरन बता देते कि मुस्तफ़ा अजीज आबादी या नदीम नुसरत या वासे जलील का नाम, बाबर गौरी का नाम ले लेते, लेकिन नाम चूंकि नहीं लिया गया तो इससे मुझे जो शक पैदा हो रहा है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई रहनुमा है जिसको छुपा रहे, जिसको बचाने की कोशिश मुश्ताक मेहर ने की है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इंडिया के साथ जिसकी एफिलिएशन है, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो चाहे वो एमक्यूएम लंदन हो, उसको एक ही नज़र से देखें। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की सियासत वैसे भी देख ले, अगले कुछ महीनों में आपको सियासत का रुख पता चल जाएगा कि ये सियासत किस तरफ जा रही है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि सितंबर अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सितंबर आपने देख लिया, अक्टूबर भी जो है आप देख रहे हैं, और नवंबर में तो वैसे ही फैसले होने जा रहे हैं, बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। तो किसको बचा रहे हैं? मतलब आप अभी सिर्फ अपने मुल्क को बचाएं, सियासतदानों को मत बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, पार्टियों को मत बचाएं। अब आपको अपने इस मुल्क के साथ वफादार रहना चाहिए, ना कि आपको एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार से वफादारी दिखानी चाहिए। तो ये चीज़ें गलत है। अच्छा नबील साहब, ये जो वफादारी दिखा रहा है अगर कोई, तो वो सिंध हुकूमत दिखा रही है। ये सवाल है आपसे क्योंकि आज एक खबर ये भी कोट की गई कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने कल नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग में दौरान मीटिंग आर्मी चीफ से सवाल, बाकायदा आज कोटेड है कुछ अखबारों में कि उन्होंने आर्मी चीफ से ये पूछा कि क्या गुड एमक्यूएम और बैड एमक्यूएम पॉलिसी चल रही है सिंध में और पीएसपी के लोगों को क्लीन चिट दी जाती है, ये तासुर पैदा हो रहा है, जिस पर आर्मी चीफ ने वजाहत करी। ये बाकायदा खबर आज कोटेड अखबार में। तो यानी सीएम मुराद अली शाह ने वजाहत तलब करी पीएसपी के लिए आर्मी चीफ से, और फिर आज ये देख रहे हैं कि सिंध पुलिस बचाने की अगर कोशिश कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो क्या ये मुफाहमत सिंध हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत कर रही है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं इस वक्त नबील कबूल साहब?
मुझे नहीं पता कि मुराद अली शाह ने किस उसमें पूछा, लेकिन ये कि जाहिर है हम सब ये सवाल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारे इदारों को गुड कॉप एंड बैड कॉप वाला खेल खेलनी चाहिए। MQM एक ही है, MQM अल्ताफ हुसैन है और MQM लंदन हो या पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में जो MQM है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट और पार्टी बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और होना तो ये चाहिए था कि ये जो MQM पाकिस्तान है इनके मेंबर्स इस्तीफा देते और इस्तीफा देने के बाद फिर ये आवाम के दोबारा जाते और फिर फारूक सत्तार वाली जो MQM पाकिस्तान इलेक्ट होकर अपने आप को बताती कि देखें हम जो है गुड MQM है तो हमें वोट दिया जाए। तो मैं समझता हूँ महाजरों को भी पता चल गया जब आप देखें जिस एरिया से पकड़ा गया अजीजाबाद से और ये जो 90 है उससे ये चंद फासले पर है। जिस तरह अमजद साबरी का कत्ल हुआ, मैंने कहा 7 वाली गलियों में ढूंढो आपको कातिल मिलेगा और वहीं से कातिल मिला। इसी तरीके से 90 जो 90 का जो घर है अल्ताफ हुसैन का, वो जो चारों तरफ से सराउंडेड, आपने देखा होगा, आप गए होंगे, जो पिकेट्स लगाए उसके अंदर जितने घर है उसके टांकियों में भी चेक करें, अभी तो आपको और असला मिलेगा। ये तो सिर्फ 2% असला आपको मिला है। और इसी तरीके से जो शोदाओं का कब्रिस्तान है उसके कब्रिस्तान के अंदर भी आप जाके देखें, आपको कब्रों के अंदर से भी असला मिलेगा। तो उस वक्त असला दफनाने वालों में भी ये लोग थे जो आज कहते हैं हम क्यों पाकिस्तान वाले जो MPA बन के बैठे छुपाने वाले भी वही लोग थे। हाँ, अगर वो मेहरबानी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कोई गुड MQM और बैड MQM ना कहे। MQM एक ही है और MQM 2018 में मैं पहले कह चुका हूँ, मैंने मेरी बात को कोटेड आप रखे, इसको नोट रखे कि 2018 में मुझे MQM अल्ताफ नजर नहीं आ रहा है और ना ही मुझे PSP नजर आ रही है। नहीं, मैं नबील कपूर साहब इसी सवाल पे आने लगा था आपकी तरफ, क्योंकि अगर आपको MQM अल्ताफ हुसैन नजर नहीं आ रही और आपको PSP नजर नहीं आ रही, PTI को हम देख रहे हैं कि वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है, तो फिर क्या फारूक सत्तार साहब महाजिर वोट बैंक को कैप करेंगे या फिर कोई और आएगा, तीसरी शख्सियत आएगी जो इस वोट बैंक को, उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक को कैप करेगी, यहाँ पे आके टैप करेगी पूरे सिनेरियो में? नबील कपूर साहब, जो मुझे नजर आ रहा है कि देखिए ये 3-4 दड़ों में तकसीम हो जाएंगे और फिर ये इनके जो वोट है ये डिवाइड हो जाएंगे। और जब वोट डिवाइड होता है तो आपने 2002 का इलेक्शन देखा जिसमें MMA ने कोई 8 सीटें कौमी असम्बली की जीती हैं, 8 या 6 सीटें जीती हैं यहाँ कराची से। तो जब वोट डिवाइड होता है तो उसका फ़ायदा जमात इस्लामी भी उठा सकता है, उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी चंद सीटों में उठा सकती है और उसका फ़ायदा PTI भी उठा सकती है। अब PTI का जो है मसला सिर्फ ये है कि PTI चूँकि कराची में जब इन्होंने जलसा किया उस वक्त PTI की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी, लेकिन बाद में PTI कराची के लीडर्स की वजह से और इनके अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से PTI जो है वो काफ़ी नीचे चली गई है। तो लेकिन फिर भी मैं 2018 तक इमरान खान को दोबारा देख रहा हूँ कि वो इस पोजीशन में आएंगे कि क्योंकि अपोजिशन की, पब्लिक की सियासत, रोडों की सियासत वही कर रहे हैं। पब्लिक को रोड पे लेकर आना, वो मैंने पहले कहा कि उनको पनामा लीक से कोई इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। उनको इस वक्त ये जो पब्लिक को रोड पर लेकर आ रहे हैं ये इलेक्शन कैंपेन का उनका हिस्सा है। पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, ये इलेक्शन देख रहे हैं अगले साल। तो ये सारी चीज़ें सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं जिस तरीके से दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ है, खुसूसन मैं कहूँगा क्योंकि PML नून लोग कहते हैं कि जी 2018 के भी इलेक्शन में PML नून दोबारा जीत के कामयाब होकर आएगा, मैं नहीं समझता ऐसा। तो बिलावल बहुत अच्छा उसने शुरुआत की है, नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर है। इस मुल्क के अंदर मसला ये है कि मोस्टली जितने भी रहनुमा हैं वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो क्लीन क्लियर है वो चंद 1 या 2 हैं। तो इस तरीके से बिलावल ने भी अच्छा स्टार्ट लिया है। और 2018 में जिस तरह आपका जो सवाल था MQM के हवाले से, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि MQM के वोट बढ़ जाएंगे और इन जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी और हो सकता है 1-2 सीट PSP को भी मिल जाए। अच्छा नबील साहब, ये मुझे जरूर बताते चलें, क्योंकि एक बात आपने कुछ माह कबल, कुछ साल कबल की थी कि अल्ताफ हुसैन साहब की आवाज निकालना जानते हैं मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब। ये मुझे बात याद है, आपने कई इंटरव्यूज में मेरे साथ भी एक आध बार कही है और भी जगह कही है। तो ये जो रिसेंट स्टेटमेंट्स अल्ताफ हुसैन साहब की हमने सुनी है, ऑडियो उनकी,
वो जिन स्टेटमेंट्स के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि आखिर उनका बयान है या नहीं है, जिसके अंदर वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बयान दे रहे हैं, एमक्यूएम लंदन के हवाले से कुछ बयान दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब दे रहे हैं या अल्ताफ हुसैन साहब दे रहे हैं? आपने सुना हुआ है, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कौन है ये नबील गफूर साहब? बिल्कुल, मैंने तो एक साल पहले कहा था मुस्तफ़ा अजीज आबादी मोस्टली बात करता है अल्ताफ हुसैन की तरफ से, और ये मुस्तफ़ा अजीज आबादी का आवाज़ था। अल्ताफ हुसैन को तो खुद इन्होंने जो है मुस्तफ़ा अजीज आबादी और नदीम नुसरत और जो वहाँ बैठते हैं कासिम रजा और वासे जलील, इन्होंने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रो कर अल्ताफ हुसैन को कहा कि खुदा के लिए अभी आप टेलीफोन पे खिताब मत करें, और उसके बदले में जो है मुस्तफ़ा अजीज आबादी ने की है ये तकरीर है। तो मैं पहले कह चुका हूँ और फिर एमक्यूएम के दूसरे लीडरों ने ये बात कही है, लेकिन ये है कि देखें जो तकरीर 22 अगस्त को हुई है और उसके बाद 23 को हुई है अमेरिका में और पाकिस्तान में, वो अल्ताफ हुसैन ने की है। अच्छा। तो ये अल्ताफ हुसैन वही अल्ताफ हुसैन है जो हम सब भूल गए थे, क्योंकि हम सब मफाद परस्त हैं, हम सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए एमक्यूएम को भी गले लगाते हैं, 9-0 भी जाते हैं उनसे, फिर वोट भी मांगते हैं उनसे, सपोर्ट भी मांगते हैं। हम सब ये भूल गए थे और हम खुद गुनहगार हैं। मैं मानता हूँ, मैं खुद गुनहगार हूँ कि मैं 16 महीने इस पार्टी में गया। क्यों? क्योंकि यही अल्ताफ हुसैन है जिसने, जो अभी तस्वीरें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसने पाकिस्तान का झंडा कायदे आज़म के मज़ार के बाहर जलाया था, जिसने अपनी सियासत का आगाज़ किया था इसने 1980s में, और जिस पर ये जेल गए थे। तो ये उसी वक्त से उसकी सोच वही है। तो अब जाकर इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो ओपनली इंडिया के साथ जो है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ये सुना है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन नबील गफूर साहब मैं जरूर ये, क्योंकि जिस तरह वो अपनी सालगिरह पे नजर नहीं आए, नमूदार नहीं हुए, उनकी जगह बयानात नदीम नुसरत के वो शेयर करते हैं। मुस्तफ़ा अजीज आबादी अगर आवाज निकाल कह रहे हैं तो वो खुद किस हालत में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज फर्द जुर्म आयद होनी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, सरफराज मर्चेंट के बयान, तारिक मीर के बयान, मोहम्मद अनवर के बयान की रोशनी में, और साथ साथ फिर यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान की मजमूई सियासत, इमरान खान साहब किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या इस्तीफे देने लगे असेंबलियों से। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब देखते हैं। कि बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनको अक्सर एमक्यूएम के साथ जोड़ा जाता है। नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। असले की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, शायद कराची में इससे पहले इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी गई। ताल्लुक किससे? पुलिस चीफ जो है इस वक्त इशारे करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे। आगे इस प्रोग्राम में मजीद हम इंकशाफात नबील गफूर साहब के सुन भी रहे हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट लंदन से, यानी स्कॉटलैंड यार्ड ने अपने जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे वो सारी एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस उन एविडेंस की जांच पड़ताल के बाद ये फैसला करती है कि क्या लीगली ये मेंटेनेबल है, यानी इसकी लेजिटिमेसी क्या है, और उसके बाद ये कोर्ट में ट्राई होगा या नहीं होगा। जिस हवाले से फर्द जुर्म आयद करने के इम्कानात काफी रोशन नजर आते हैं एमक्यूएम के बानी पर, उनके साथ साथ तारिक मीर, मोहम्मद अनवर, सरफराज मर्चेंट जो कि FIA में भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन नबील गफूर साहब से हम ये जानेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है सेहत की भी, क्योंकि एमक्यूएम के बानी की, अल्ताफ हुसैन साहब की, नबील गफूर साहब बर्थडे पे नजर नहीं आए। बयानात मुस्तफ़ा अजीज आबादी अगर जारी कर रहे हैं, खुद भी वो वीडियो कोई पैगाम नहीं आया, 22 अगस्त के बाद से गायब हैं, तो क्या सेहत बहुत खराब है? क्या इस काबिल ही नहीं रहे कि इस वक्त वो लीड कर सके? बिल्कुल बाप खत्म हो चुका है उनका, क्या है उनका स्टेटस? नबी कबूर साहब, आपने पता नहीं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवी देखी होगी द टर्मिनेटर, वो बार बार उसको मारा जाता है, वो टूट जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम करता है रोबोट का। तो अल्ताफ हुसैन जिस कंडीशन में उसका दिमाग बड़ा काम कर रहा है, और यही वजह है कि रॉक के डायरेक्टर्स के साथ उसकी मीटिंग उसके घर में ही होती है। हाँ, ये है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने घर से निकल सके, उसकी हेल्थ की वो पोजीशन नहीं है, लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो फर्द जुर्म आयद की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं
कि इंशाल्लाह फर्द जुर्म आयद होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक देखा जाए तो होना चाहिए। पहले ही वॉज प्रोटेक्टेड, नाउ ही इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। पहले वो काम का था, ही वॉज यूजफुल, नाउ ही इज़ इररेलेवेंट। तो बड़ा फ़र्क आ गया उसमें। तो मैं समझता हूँ कि देखें, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि क्या फ़र्द जुर्म आयद होती है नहीं होती है, लेकिन चांसेस बहुत है। अच्छा नबील कपूर साहब, ये जो उनके होने या ना होने से फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या जो वोट बैंक, महाजिर वोट बैंक है, उसने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को तस्लीम कर लिया है उनका मुतबादिल, और अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी खबर आती है नहीं आती कोई ख़ास? नबील कपूर साहब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जब इलेक्शन होगा तो ये 3-4 दड़ों में तकसीम हो जाएंगी महाजिर वोट। तो ये महाजिर वोट जो है पहले अल्ताफ हुसैन के सिर्फ नाम पर मिलती थी, और चूंकि जब दड़े बन गए तो अब उस दड़े जो हैं उनको ये जब वोट तकसीम होगी तो नेचुरली फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। अब अल्ताफ हुसैन, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये तो अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी देना हो सकता है, उससे पहले वो मुझे मारने में कामयाब हो जाए। अल्ताफ हुसैन रहते हैं नहीं रहते, लेकिन सियासी तौर पर भी मैं अल्ताफ हुसैन को 2018 के इलेक्शन में, अगर इलेक्शन 2018 में हुए तो मैं उनको पर्दे पे नहीं देख रहा हूँ। तो ये सूरत हाल में भी जो है एमक्यूएम मुझे आगे नज़र नहीं आ रही है पार्लियामेंट में। एमक्यूएम है जो इस कंडीशन में है। अब उस वक्त इशरत अल इबाद साहब अगर अपनी गवर्नरी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं इशरत अल इबाद से, अगर वो गवर्नरशिप जो कि 12-13 साल से वो रहे, अब वो बस कर ले, कायम अली शाह भी चले गए, तो उनको चाहिए कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि सारे एमक्यूएम को साथ लेकर चल सकते हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में कि इशरत अल इबाद साहब भी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे और फिर वो सरपरस्त आला के तौर पर सामने आएंगे। ठीक है सर, ये आपकी प्रेडिक्शन है। नबील कपूर साहब, एक और जो जिस तरह पस से पर्दा बहुत से लोग चले गए और बहुत से लोग दोबारा उठ आके नमूदार होने की बात हो रही है। कुछ ही देर पहले मैंने अभी रीट्वीट भी किया शर्जील मेमन साहब की ट्वीट को, कुछ स्टिकर्स उनके से पहले न्यूज़ में चले, वो वापस आ रहे हैं शर्जील मेमन साहब इस महीने में अपने केसेस का सामना करने के लिए। अच्छी बात है, मुकदमात है उनके ऊपर, नैब के रेफरेंस है। अगर वो कह रहे हैं मैं सामना करने आऊंगा अक्टूबर के अंदर, मैं कराची आ रहा हूं दुबई से, शर्जील मेमन साहब ने कहा। नबील कपूर साहब, इससे पहले मैंने प्रोग्राम्स आपके साथ किए, लेकिन खुशाइंद ऐलान है या इस ऐलान के पीछे कोई डील है, क्या है नबील कपूर साहब आपकी नजर में? अगर मैं आपको ये फौरन जो खबर दे रहा हूं कि शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान वापस, मैं नहीं समझता इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके लिए उसके बारे में बात करूं कि वो आ रहा है नहीं। जनरल मुशर्रफ की बात करें अच्छा, और दूसरे बड़े लीडरों की बात करें, उसके ऊपर अब बेचारे के ऊपर क्या बात करना। सही, ठीक है। मैं फिर बड़े लीडर इमरान खान साहब की तरफ सीधा आता हूँ, क्योंकि कुछ दिन कबल आपने ट्वीट की थी कि वो 30 अक्टूबर से पहले इस्तीफा देंगे। मैं अगर साउंड बाइट हम निकाल सके, इमरान खान साहब 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी कि वो शरीक होंगे इस इजलास के अंदर जो आज हुआ था, लेकिन कल जो खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा था, ये जरा सुने पहले, उसके बाद नबील कपूर साहब से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि 30 अक्टूबर से पहले पीटीआई रिजाइन करेगी। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। कल का जो सेशन है, हमने बड़ी डिबेट के बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। नवाज शरीफ फौरी तौर पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दे, जो टीओआर्स सारी ऑपोजिशन ने उनके सामने ग्रैंड ऑपोजिशन ने पेश किए हुए हैं। तो या वो रिजाइन करे और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन टीओआर्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दे। अगर पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये 2 ऑप्शन। हम समझते हैं कि ये सिर्फ नवाज शरीफ अपने आप को पैनामा से बचाने के लिए उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर का इशू यूज करके तो फिर से पैनामा के इशू पीछे रह जाए। इमरान खान साहब को अचानक क्या नजर आया नबील कपूर साहब? 180 डिग्री शिफ्ट। पहले कहा कि मैं शरीक होऊंगा, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, टीवी इंटरव्यू में, और कल उन्होंने कहा कि मैं शरीक नहीं होऊंगा, वजीर आजम इस्तीफा दें। क्या नजर आया उनको हालात में तब्दील होता हुआ नबील कपूर साहब, जो अचानक ये फैसला किया, और क्या इस्तीफा देने लगे असेंबली से? आप देखें जरा कि जो मैंने ट्वीट कब किया था, मैंने ये ट्वीट कल किया था कि 30 अक्टूबर से पहले रिजाइन करेंगे, और इमरान खान ने भी 1 घंटा पहले कहा कि वो जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे जब तक नवाज शरीफ रिजाइन नहीं करेगा।
तो आप चेंज देखें ना कि वो पहले कह रहे थे कि हम कश्मीर के इशू पे गवर्नमेंट के साथ देंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है उसका बायकॉट करेंगे। फिर उन्होंने आज साथ में ये कह दिया कि हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे जब तक नवाज शरीफ रिज़ाइन नहीं करेगा, और फिर अनकरीब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कह देंगे कि हम रिज़ाइन करेंगे एज MNA। तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इतने अरसे से। मैं कोई पागल का बच्चा नहीं हूँ, मैं बैठता हूँ यहाँ आप लोगों के पास एक एक घंटा आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, मैं चीज़ें देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आगे ये जो पनामा लीक जो है ये नवाज शरीफ को ले डूबेगा। मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान पब्लिक को निकाल रहा है सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और नेचुरली मैं बिल्कुल उनके उस चीज़ पे नहीं आऊँगा कि वो आवाम को धोखा दे रहे हैं। वो करना चाहते हैं, करप्शन का खात्मे के लिए सिंसियर है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव है आने वाले इलेक्शंस के लिए तैयारी करना। वो पब्लिक को बाहर निकाल रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये फैसला जो पनामा लीक है, क्यों कह रहे हैं कि स्टेप डाउन, पहले कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ स्टेप डाउन हो और कोई और आ जाए। इन्होंने पहली दफा आज कहा है कि नवाज शरीफ स्टेप डाउन हो, उसकी जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे। तो यही होने जा रहा है जो कि मैं पहले 6 महीने से कह रहा हूँ, जब से पनामा लीक का इशू निकला है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को स्टेप डाउन होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, और फिर उसके बाद जो है ये किसी और को अपनी पार्टी से किसी MNA को इलेक्ट कराएंगे एज प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद ये खुद ही ऐलान कर देंगे, अगले इलेक्शन का डेट दे देंगे। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये वाज़ेह है, ये दीवार पे लिख चुका है कि 2017 जो है इलेक्शन का साल है। ये नबील साहब बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लेकिन नबील साहब ये मुझे बताएं कि जब रायवेंड मार्च हो रहा था तो आपकी जानिब से ये कहा गया था, मैंने ये भी ट्वीट पढ़ी थी कि इस वक्त उनको जाना चाहिए वाघा बॉर्डर की तरफ बजाय रायवेंड के जाना चाहिए। तो इसी तरह आज जब कश्मीर पर एक मौकिफ पार्लियामान दे रही थी, मुश्तरका मौकिफ, एक पूरा एक रेजोल्यूशन या फिर एक मैसेज जा रहा था कश्मीर पर, तो क्या इमरान खान साहब को यहाँ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस लिहाज से अगर देखा जाए? नबी कबूल साहब, मैं तो ये कहूँगा कि यार ये जो पाकिस्तान और इंडिया का टेंशन है, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हमारा ये काम नहीं है कि हम पार्लियामेंट में बैठकर तनख्वाहें लें और हम जो है वहाँ स्पीचेस करें, सिर्फ आके काला चश्मा लगाकर जो है स्पीचेस करके हम वापस चले जाएं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैंने तो लेटर लिखा है, अल्लाह करे मुझे बुला ले। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी LOC पर, किसी फ्रंट पर जहाँ हमारे पाकिस्तान के आर्मी के जवान बैठे हैं, वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो हमें उनका मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने लीडरशिप है उनको मॉरल सपोर्ट के लिए इमरान खान जो जिस दिन रायवेंड जा रहा था, तो एक वाघा में भी जलसा रखे और अपने फौजी भाइयों के साथ पूरा दिन गुजारे, बॉर्डर पर बैठे, अपने कारकुनों को, अपने लीडर्स को जो कि MNA बन के, सेनेटर बन के तनख्वाहें उठा रहे हैं, वो रिजाइन इसलिए नहीं कर रही, उनको तनख्वाह मिल रहे हैं। अदरवाइज तो आज कह दिया उसने कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े रहें, दिखाने के लिए। अगर आप नहीं लड़ सकते हो तो एटलीस्ट उनके उस चौकी पे जहां पर वो पाकिस्तानी फौज बैठा होता है, आप साथ बैठे, ताकि आपको भी गोली लगे। सिर्फ हमारे जवान क्यों मर रहे हैं, क्यों हमारे जवानों को गोलियां लगे? लेकिन ऐसा कोई सोचने वाला नहीं है, सिर्फ सियासत चमकाने वाली बात जो है हमेशा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सियासत का दुकान वैसे ही बंद होने वाला है। तो बेहतर ये है कि जो सियासी शहीद होने जा रहे हैं वो इज्जत से शहीद बने, इज्जत से जो है वो अपने कौम के लिए शहादत दे, न सिर्फ अपनी सियासत के लिए। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने और अपनी जो राय है तब से यकीनी तौर पर एनालिसिस है और सियासत प्रेडिक्शंस हैं कुछ आपने किए आगे के मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से। हम देखेंगे आगे चल के कहाँ बात जाती है, किधर बात बढ़ती है। नबील कबूल साहब इससे पहले एक दो बातें जिस तरह की थी उस पर भी एनालिसिस हमने किया है और आगे मुस्तकबिल के मंजरनामे पे बात भी की है। कराची से बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई और आपने ये जाना कि कहाँ से किस जमात से ताल्लुक था उसका, और इसी हवाले से आगे मुस्तकबिल उस जमात तक क्या होगा ये भी हमने सवाल उठाया। बेनकाब किया बहुत सी चीज़ों को, फीडबैक लिखिएगा फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।